हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है, हमने आपके एसएससी जीडी के लिए यहां पर टॉप 20 क्वेश्चनों का जो है प्रैक्टिस सेट शुरू कर रखा है दोस्तों। और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम एसएससी जीडी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का सोल्यूशन करते हैं दोस्तों। और उनसे बनने वाले जितने भी इंपोर्टेंट सवाल होते हैं हम सभी को साइड में नोट करते चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको सेट पसंद आता होगा। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा बेहतरीन सेट है उसको हम शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला सेट है, उसका जो सवाल है वो किस प्रकार से जो है वो पूछा गया है दोस्तों। कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे अंगीकार का स्वीकार होता है, या अधम का उत्तम होता है, या अकाम का सकाम होता है, या अवनत का उन्नत होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप राइट आंसर बताएंगे। देखिए, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंगीकार। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अंगीकार का मतलब ही होता है स्वीकार करना दोस्तों। और हमें यहाँ पर क्या बताना था? विलोम बताना था। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें अधम की, अधम का होता है उत्तम, एकदम बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। और अकाम का होता है सकाम, यानी कि काम सहित। और अवनत का होता है उन्नत। आइए दोस्तों, अब साइड में कुछ इंपोर्टेंट जो है वो विलोम शब्द नोट करेंगे। जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप मुझे बताएंगे इहलोक। क्या इहलोक? आप मुझे बताएंगे इहलोक का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों। और आप मुझे बताएंगे उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? उत्कर्ष। क्या बताएंगे? आप मुझे बताएंगे उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों। और आप मुझे बताएंगे उच्छ्वास का। क्या उच्छ्वास का विलोम बताएंगे दोस्तों? क्या बताएंगे? उच्छ्वास का विलोम बताएंगे। और आप मुझे बताएंगे उज्ज्वल। क्या बताएंगे? उज्ज्वल का। आप मुझे बताएंगे उज्ज्वल का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, आप मुझे एक और बताएंगे उन्नति। उन्नति का विलोम आप क्या बताएंगे दोस्तों। और एक और इंपोर्टेंट हो जाएगा, जैसे उत्थान। क्या उत्थान हो जाएगा? उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा, आप मुझे बताएंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी ने नोट कर लिया होगा, और आप इन सभी को भी नोट करते चलेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, आएंगे अगर बात करें इहलोक की, इहलोक का विलोम क्या होता है? इहलोक का होता है परलोक। क्या होता है? परलोक होता है दोस्तों, आपको याद रखना है। और अगर बात करें उत्कर्ष की, उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? अपकर्ष। क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा। और अगर बात करें उच्छ्वास की, उच्छ्वास का विलोम क्या हो जाएगा? उच्छ्वास का विलोम हो जाएगा दोस्तों निश्वास। क्या हो जाएगा? निश्वास हो जाएगा दोस्तों, नोट करेंगे। और अगर बात करें उज्ज्वल की, उज्ज्वल का मतलब होता है एकदम से चमकीला। और उज्ज्वल का विलोम क्या हो जाएगा? धूमिल। क्या हो जाएगा? धूमिल हो जाएगा दोस्तों। और अगर बात करें उन्नति की, उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा? अवनति। क्या हो जाएगा? अवनति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवनति हो जाएगा दोस्तों। और अगर बात करें उत्थान की, उत्थान का मतलब क्या हो जाएगा? उत्थान का हो जाएगा पतन दोस्तों। आइए एक बार इनको याद करते हैं। जैसे इहलोक का परलोक हो जाएगा, उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, उच्छ्वास का निश्वास हो जाएगा, उज्ज्वल का धूमिल हो जाएगा, और उन्नति का हो जाएगा दोस्तों अवनति। यहाँ पर सॉरी दोस्तों, ये अवनति जो है वो गलत लिखा गया है। अवनति इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, अवनति लिखा जाता है इस प्रकार से, आपको याद रखना है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, किस प्रकार से जो है वो पूछा गया है। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो आपको बताना है निम्न में से सही वर्तनी किसकी है। या ईर्ष्यालु होता है, या ईर्ष्यालु होता है, या ईर्ष्यालु होता है, या ईर्ष्यालु होता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है ईर्ष्यालु इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ शब्द इंपोर्टेंट है जो वो नोट करेंगे दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया अंतर ध्यान। क्या लिख दिया? अंतर ध्यान लिख दिया दोस्तों। आप मुझे बताएंगे ये मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। और आप मुझे बताएंगे अनुगृहित। क्या बताएंगे? आप मुझे बताएंगे अनुगृहित बताएंगे। अनुगृहित मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये मैंने क्या सही लिखा है या गलत लिखा है। और आप मुझे बताएंगे अंतरराष्ट्रीय। एक शब्द और ले लेते हैं, क्या? अंतरराष्ट्रीय। आप नोट करेंगे ये शुद्ध है या अशुद्ध है। और एक इंपोर्टेंट शब्द और ले लेते हैं उन्नतशील। क्या ले लेते हैं? उन्नतशील। आप मुझे बताएंगे शुद्ध है या अशुद्ध है। और एक और इंपोर्टेंट लेते हैं, जैसे उल्लंघन। क्या? उल्लंघन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि बहुत इंपोर्टेंट शब्द है दोस्तों। आएंगे अगर बात करें अंतर ध्यान की, आप बताएंगे भैया गलत है, अंतर्ध्यान ऐसे नहीं लिखा जाता, अंतर ध्यान लिखा जाता है ऐसे।
किस प्रकार से लिखा जाएगा, ऐसे हमारा जो है वो अंतर्धान लिखा जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें अंतर्ध्यान की, अंतर्धान के ऊपर जो ये रै लगा हुआ है इसको बोलते हैं हम रै का रेप रूप। क्या बोलते हैं, रै का रेप रूप हम इसको बोलते हैं। आपको याद रखना है ये जो रेप रूप होता है ये छोटा होता है और बाकी जितने भी रै लगते हैं वो सभी बड़े होते हैं, आपको भूलना नहीं है। अगर बात करें अनुग्रहित की, अनुग्रहित भी जो है हमारा एकदम अशुद्ध लिखा हुआ है। अनुग्रहित इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, अनुग्रहित लिखा जाता है इस प्रकार से, अनुग्रहित क्या होता है, शब्द होता है अनुग्रहित, यहाँ पर री आएगा दोस्तों। अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय की, अंतरराष्ट्रीय भी इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, अंतरराष्ट्रीय इस प्रकार से लिखा जाता है, आपको याद रखना है दोस्तों। किस प्रकार से, इस प्रकार से लिखा जाता है हमारा शब्द अंतरराष्ट्रीय। अगर बात करें उन्नतशील की, उन्नतशील भी जो है वो हमारा गलत लिखा गया है दोस्तों। उन्नतशील कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है उन्नतिशील। क्या होता है, उन्नतिशील होता है शब्द हमारा, जो कि बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा। और अगर बात करें उल्लंघन की, उल्लंघन इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर हमारी जो बिंदी है वो छुटी हुई है, तो उल्लंघन किस प्रकार से लिखा जाएगा, उल्लंघन लिखा जाएगा दोस्तों इस प्रकार से। यहाँ पर हम बिंदी दे देते हैं जो कि बिल्कुल एकदम शुद्ध हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो किस प्रकार से जो है वो पूछा गया है दोस्तों। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अच्छे लड़के परिश्रमी होती हैं। तो दोस्तों आपको बताना है किसी बदलाव की जरूरत नहीं है, या होती है या होते हैं या होता है। तो देखेंगे अच्छे लड़के परिश्रमी होती है, होती है नहीं होता दोस्तों, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। कैसे होते हैं, अच्छे लड़के होते हैं परिश्रमी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों। कवि ने प्रकृति की सुंदरता, सॉरी दोस्तों, कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया है, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो दोस्तों आपको बताना है क्या वर्णन किया है में त्रुटि है, या कवि ने, या प्रकृति, या सुंदर शोभा। दोस्तों देखेंगे कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया है, तो यहाँ पर सुंदर और शोभा दोनों एक साथ प्रयोग कर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आएगा दोस्तों कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है, सुंदरता का वर्णन किया है, यानी कि हमारे किस भाग में त्रुटि है, इस भाग में त्रुटि है। देखेंगे ऑप्शन में किस में है, ये है हमारे ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार से पूछा गया है। अंधेर करना मुहावरे का क्या अर्थ है, क्या अन्याय करना होता है, या दोस्तों अंधेरा करना होता है, या घमंड करना होता है, या भ्रष्टाचार करना होता है। तो अंधेर करना का मतलब क्या होता है दोस्तों, अन्याय करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप मुझे बताएंगे स्वावलंबी होने का अर्थ क्या होता है, क्या होता है स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होना का क्या अर्थ है दोस्तों, आप मुझे बताएंगे। और आप मुझे एक और इम्पोर्टेंट बताएंगे, जैसे आसमान फट जाना, क्या नोट करेंगे, आसमान फट जाना, आसमान फट जाना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों। और एक और इम्पोर्टेंट ले लेते हैं, जैसे अंधे के हाथ बटेर लगना, क्या अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का क्या अर्थ है, आप नोट करेंगे दोस्तों। तो आएंगे स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होने का मतलब है पैरों पर खड़ा होना। क्या होता है, पैरों पर खड़ा होना, क्या पैरों पर खड़ा होना हमारा स्वावलंबी होना का मतलब हो जाएगा दोस्तों। और अगर बात करें आसमान फटना की, आसमान फटना का मतलब क्या है, अचानक मुसीबत आ जाना, क्या अचानक मुसीबत आ जाना, क्या हो जाएगा दोस्तों, अचानक मुसीबत आ जाना हमारा जो है आसमान फटना का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या अचानक मुसीबत, अचानक मुसीबत आना हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगर बात करें अंधे के हाथ बटेर लगने की, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपात्र को सफलता मिलना, क्या अपात्र को सफलता मिलना, अपात्र को सफलता मिलना हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे स्वावलंबी होना का मतलब क्या होता है, पैरों पर खड़ा होना, और आसमान फट जाना का मतलब होता है अचानक से मुसीबत आना।
क्या अचानक से मुसीबत आना। और अगर बात करें अंधे के हाथ बटेर लगना का मतलब होता है अपात्र को सफलता मिलना। हमारे बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आदर और निरादर करना यह अर्थ किस मुहावरे का है। तो आपको बताना है आदर और निरादर करना का मतलब क्या होता है। पान पन्ही खिलना, पान फूल सा, या पान पत्ते तक सीमित होना, या पान फूल पर रहना। तो दोस्तों आपको बताना है इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात करें आदर और निरादर करना की, इसका मतलब हो जाएगा पान पन्ही खिलना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर आप कुछ इंपोर्टेंट नोट करेंगे, जैसे मुख की खाना। क्या मुख की खाना का मतलब क्या हो जाएगा। मुख की खाना, मुख की खाना का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों। इंपोर्टेंट है दोस्तों, आपको इसको नोट करके रखेंगे। जैसे उंगली उठाना, क्या उंगली उठाना का इंपोर्टेंट आप नोट करेंगे। उंगली उठाना, उंगली उठाना का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों। और आप मुझे बताएंगे तलवार की धार पर चलना। क्या तलवार की धार पर चलना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा। तलवार की धार पर चलना, तलवार की धार पर चलना का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आएंगे इनको हम नोट करेंगे दोस्तों। जैसे मुख की खाना का मतलब क्या होता है। हार मानना। क्या होता है, हार मानना होता है। क्या होता है, हार मानना होता है दोस्तों। और अगर बात करें उंगली उठाना, उंगली उठाना की मतलब क्या होता है। दोष की ओर संकेत करना। क्या होता है, दोष की ओर संकेत करना। दोष की ओर संकेत करना आपको याद रखना है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है। और अगर बात करें तलवार की धार पर चलना, तलवार की धार पर चलना का मतलब हो जाएगा कठिन कार्य करना। क्या होता है, कठिन कार्य करना होता है। आपको इंपोर्टेंट है, याद रखना है और नोट भी कर लेना है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चयन करें। पेड़ पर चिड़िया है, क्या चहचहाती है, या हिनहिनाती है, या कड़कती है, या टिटकारती है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को पता है पेड़ पर चिड़िया क्या करती है, चहचहाती है दोस्तों। क्या चहचहाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा बिल्कुल ए है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और हिनहिनाना, हिनहिनाता कौन है, घोड़ा। क्या होता है, आपको याद रखना है घोड़ा हिनहिनाता है। और कड़कती क्या है, कड़कती है बिजली। क्या क्या कड़कती है, बिजली। जो आसमान में कड़कती है ना बिजली, वही होती है। और टिटराते कौन है, ये टिटराते हैं मेंढक। आपको याद रखना है कौन टिटराता है, मेंढक टिटराते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। और दोस्तों बढ़ते हैं हम आज के अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चयन करें। यानी कि आपको बताना है इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है। क्या भगवान होता है, या यक्षगान होता है, या देवराज होता है, या ईश्वर होता है। तो आप सभी को पता है इंद्र का जो पर्यायवाची होता है वो होता है देवराज। क्या होता है, देवराज होता है। और मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में भगवान इंद्र के जितने भी इंपोर्टेंट जो है वो पर्यायवाची हैं वो मैंने आपको नोट करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी ने वो सेट भी किया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको जाकर वह सेट भी करना है, इंपोर्टेंट है। अगर बात करें भगवान की, भगवान का जो पर्यायवाची है वो ईश्वर ही होता है दोस्तों। अब आ जाएंगे साइड में, यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट नोट करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं। जैसे आप नोट करेंगे उत्कंठा। क्या आप नोट करेंगे उत्कंठा का पर्यायवाची क्या होता है। और आप नोट करेंगे उचित। क्या आप नोट करेंगे उचित का पर्यायवाची क्या होता है। और आप नोट करेंगे उत्तम। क्या करेंगे, उत्तम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आप इनको नोट करेंगे तो आएंगे। अगर बात करें उत्कंठा की, उत्कंठा को हम क्या कह सकते हैं, उत्कंठा को हम लालसा कह सकते हैं। क्या लालसा कह सकते हैं, नोट करेंगे, इंपोर्टेंट है। और इसका एक बहुत इंपोर्टेंट है अभिलाषा। क्या है, अभिलाषा आप नोट करेंगे। क्या अभिलाषा नोट करेंगे। और एक और इंपोर्टेंट है उत्सुकता। क्या उत्सुकता भी हम इसी को बोलते हैं। क्या उत्सुकता भी हम इसी को बोलते हैं, नोट करेंगे। और अगर बात करें उचित की, उचित क्या होता है, उचित को हम बोल सकते हैं उपयुक्त। क्या बोल सकते हैं, उपयुक्त हम इसको बोल सकते हैं। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है क्या, समीचीन। नोट करेंगे समीचीन क्या होता है, समीचीन भी हमारा उचित का ही जो है वो पर्यायवाची होता है। और एक होता है वाजिब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। क्या, वाजिब, वाजिब। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट करेंगे जैसे मुनासिब। क्या, मुनासिब इंपोर्टेंट है, नोट करेंगे। मुनासिब, मुनासिब किसका पर्यायवाची है, उचित का है। और अगर बात करें उत्तम की, उत्तम का जो पर्यायवाची होता है
जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो तो होता है परवर। क्या होता है? परवर नोट करेंगे। और हम क्या कह सकते हैं उत्तम को? उत्तम को हम कह सकते हैं उत्कृष्ट। क्या कह सकते हैं? उत्कृष्ट कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? और नोट करेंगे विसारदर। क्या? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विसारदर भी हमारा उत्तम का ही जो है पर्यायवाची है। और आप सभी को पता है उत्तम को ही हम कहते हैं श्रेष्ठ, आपको याद रखना है। आएंगे एक बार रिवीजन करेंगे। उत्कंठा, उत्कंठा को हम लालसा बोलते हैं, अभिलाषा कहते हैं और उत्सुकता कह सकते हैं। और उचित को हम उपयुक्त कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट है समीचीन कह सकते हैं, वाजिब कह सकते हैं और मुनासिब हम इसी को कह सकते हैं। और उत्तम का जो पर्यायवाची होता है वो परवर होता है, उत्कृष्ट होता है, विसारदर होता है और श्रेष्ठ होता है। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब हम अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। तुरंगी, आपको बताना है तुरंगी का पर्यायवाची क्या अस्तबल होता है या घुड़सवार होता है या घुड़साल होता है या घुड़सार होता है। तो आप सभी को पता है तुरंग, तुरंग किसको बोलते हैं हम? तुरंग बोलते हैं हम किसको? घोड़े को। किसको बोलते हैं? घोड़े को बोलते हैं। और घोड़े के कौन कौन से होते हैं इंपॉर्टेंट पर्यायवाची? आप घोड़े को वाजी बोल सकते हैं। क्या? वाजी बोल सकते हैं। और हया बोल सकते हैं। और रवि सुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। रवि सुत भी हम नोट करेंगे, ये भी हम घोड़े को ही बोलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट है घोटक। क्या? घोटक भी हम घोड़े को बोलते हैं। और आएंगे क्वेश्चन पर। तुरंगी, तुरंगी का मतलब क्या होता है? तुरंगी होता है घुड़सवार। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ और इंपोर्टेंट नोट करेंगे, जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ उद्गम। उद्गम का जो है वो पर्यायवाची क्या हो जाएगा आप मुझे बताएंगे। और आप मुझे बताएंगे उद्देश्य। उद्देश्य, क्या? उद्देश्य बताएंगे, जो कि इंपोर्टेंट शब्द है, इसका पर्यायवाची बताएंगे। और आप मुझे बताएंगे उद्गार। क्या? सॉरी दोस्तों, आप मुझे बताएंगे उद्धार। क्या बताएंगे? आप मुझे बताएंगे उद्धार का जो है वो पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो आएंगे अगर बात करें उद्गम की, उद्गम को हम क्या कह सकते हैं? उद्गम को हम कह सकते हैं उद्भव, किसी चीज का उद्भव होना। और उत्पत्ति भी हम इसी को कह सकते हैं। क्या? उत्पत्ति भी हम कह सकते हैं, किसी चीज की उत्पत्ति होना। और एक और क्या कह सकते हैं? आविर्भाव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। क्या? आविर्भाव। आविर्भाव भी हमारा जो है वो उद्गम का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करें उद्देश्य की, उद्देश्य को हम क्या कह सकते हैं? इंपोर्टेंट प्रयोजन कह सकते हैं। क्या? प्रयोजन हम कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? और हम निमित्त कह सकते हैं। क्या? निमित्त कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? निमित्त कह सकते हैं दोस्तों। और हम क्या कह सकते हैं? और हम ध्येय कह सकते हैं। ध्येय, आपका क्या ध्येय है? हम इसको ध्येय भी उद्देश्य को ही कहते हैं। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या? हेतु। आपका क्या हेतु है? क्या हेतु क्या है आपका? हमारा हेतु है यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में जो है वो अच्छी तरीके से नौकरी करने का दोस्तों। और अगर बात करें उद्देश्य को, और हम क्या कह सकते हैं? उद्देश्य को हम कह सकते हैं अभिप्राय। क्या कह सकते हैं? अभिप्राय कह सकते हैं दोस्तों। तो आएंगे उद्गार पर। अगर बात करें उद्धार की, उद्धार को हम क्या कह सकते हैं? उद्धार को हम कहते हैं निस्तार। क्या कहते हैं? किसी चीज का निस्तारण कर देना। निस्तार भी हम उद्धार को ही कहते हैं। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या? त्राण। क्या नोट करेंगे? त्राण भी हम निस्तार को ही कहते हैं। और एक होता है अपमोचन। क्या होता है? अपमोचन नोट करेंगे, बहुत बार पूछा गया है। क्या? अपमोचन। अपमोचन किसका पर्यायवाची है? उद्धार का पर्यायवाची है। और एक और इंपॉर्टेंट नोट करेंगे उन्मन। क्या नोट करेंगे? उन्मन। और एक और लिखेंगे अवसन। क्या लिखेंगे? अवसन भी हम उद्धार को ही कह सकते हैं दोस्तों। आएंगे एक बार रिपीट करेंगे, जैसे तुरंग। तुरंग का क्या पर्यायवाची होता है? तुरंग होता है घोड़ा, वाजी है, रविसुत और घोटक। और उद्गम को हम क्या कहते हैं? उद्भव, उत्पत्ति, आविर्भाव। और उद्देश्य को क्या कह सकते हैं? प्रयोजन, निमित्त, ध्येय और हेतु। और अभिप्राय भी हम इसी को कह सकते हैं दोस्तों। और बात करें उद्धार की, उद्धार निस्तार होता है, त्राण होता है, अपमोचन होता है, उन्मन होता है और अवसन होता है। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, जो न जाना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या अज्ञात होगा या ज्ञात होगा या अनजान होगा या अतिथि होगा? अगर बात करें हम अतिथि की, अतिथि हम किसको कहते हैं? जिसकी आने की तिथि निश्चित न हो। क्या? जिसकी आने की तिथि निश्चित न हो। जिसकी आने की तिथि निश्चित न हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अतिथि कहते हैं। और अनजान, अनजान किसको कहते हैं हम? अनजान कहते हैं जिसे कुछ जानकारी न हो। क्या?
जिसे कुछ जानकारी न हो, जिसे कुछ जानकारी न हो हम उसको कहते हैं अनजान। क्या कहते हैं? अनजान कहते हैं, आपको याद रखना है। और अगर बात करें ज्ञात की, ज्ञात उसे कहते हैं जो जाना गया हो। क्या? जो जाना गया हो या जो ज्ञात हो, उसी को हम क्या कहते हैं? ज्ञात कहते हैं। जो जाना गया हो उसी को हम कहते हैं ज्ञात। और अगर बात करें जो न जाना गया हो उसको हम क्या कहते हैं? अज्ञात कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 किस प्रकार से जो है वो पूछा गया है दोस्तों। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करो। परिवर्तन का नियम है। क्या परिवर्तन पृथ्वी का नियम है, या संस्कृति का नियम है, या प्रकृति का नियम है, या जगत का नियम है? तो दोस्तों आप सभी को पता है परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वह मुझे अनंत काल से नहीं मिला। किससे नहीं मिला? अनंत काल से नहीं मिला। क्या अनंत काल की जगह चिरकाल से, या प्राचीन काल से, या पुरातन, या किसी बदलाव की जरूरत नहीं है? तो दोस्तों अगर बात करें अनंत काल, अनंत काल नहीं होता दोस्तों, वो होता है चिरकाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चिरकाल का मतलब क्या होता है? चिरकाल का मतलब होता है बहुत समय से नहीं मिला। क्या? बहुत समय, क्या होगा? बहुत समय से मुझे नहीं मिला। वह मुझे बहुत समय से नहीं मिला। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पुरातन क्या होता है? पुरातन होता है पुराना। क्या होता है? आप सभी को पता है पुराना। और प्राचीन काल का होता है पुराना समय। क्या होता है? पुराना समय। क्या होता है? पुराना समय होता है। आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब हम अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है। जिसकी जीविका निश्चित न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दोस्तों। क्या आकाश वृत्ति होगा, या खेचर होगा, या आत्मघाती होगा, या अगोचर होगा? तो दोस्तों अगर बात करें हम अगोचर की, अगोचर किसको कहते हैं? जो प्रकट हो। क्या? जो प्रकट न हो, जो प्रकट न हो उसको हम क्या कहते हैं? अगोचर कहते हैं। अर्थात ब्रह्मा जी के लिए प्रयोग किया गया है। अगर बात करें आत्मघाती की, आत्मघाती क्या होता है दोस्तों? आत्महत्या करने वाला। क्या होता है? आत्महत्या करने वाला। आत्महत्या करने वाले को हम क्या कहते हैं? आत्मघाती कहते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। और अगर बात करें खेचर की, खेचर क्या होता है दोस्तों? खेचर होता है आकाश में विचरण करने वाला। क्या? आकाश में विचरण करने वाला। आकाश में विचरण करने वाला उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम खेचर कहते हैं। और बात करें जिसकी जीविका निश्चित न हो उसको हम क्या कहते हैं? आकाश वृत्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों बढ़ते हैं अब हम अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों। उग्र का विलोम शब्द होगा। क्या सरल होगा, या सौम्य होगा, या प्रखर होगा, ये दोस्तों कठोर होगा दोस्तों? तो दोस्तों अगर बात करें सरल की, सरल का विलोम क्या होता है? कठोर होता है, आपको याद रखना है। और उग्र, उग्र का मतलब क्या होता है? सौम्य। सौम्य यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर बात करें प्रखर की, प्रखर होता है दोस्तों एकदम से तेज। और प्रखर का विलोम हो जाएगा दोस्तों क्या? मंद हो जाएगा, आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब हम अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। क्या अद्वितीय होता है, या अद्वितीय होता है, या अद्वितीय होता है, या अद्वितीय होता है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। अद्वितीय इसी प्रकार से लिखा जाता है, आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल जो है हमारा क्या है? गद्यांश से रिलेटेड है। गद्यांश को पढ़ेंगे दोस्तों। जैसे रिक्त स्थान 1 में उपयुक्त विकल्प चुनो। देखिए मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला नहीं है। क्या जलचर है, या जानवर है, या प्राणी है, या मैं यहाँ पर एक ऑप्शन लिख देता हूँ ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या? इनमें से कोई नहीं। आपको एक ऑप्शन और लिख लेना है। यहाँ पर 3 ही ऑप्शन है, यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन कंप्लीट कर दिए हैं दोस्तों। तो आएंगे
क्या मनुष्य शारीरिक कष्ट से पीछे हटने वाला नहीं है, क्या नहीं है, प्राणी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है किस प्रकार से वो पूछा गया है दोस्तों, देखिए, रिक्त स्थान 2 में उपयुक्त विकल्प चुनो। देखिए यहां पर तो आ गया दोस्तों प्राणी, क्या आ गया, यहां पर आ गया प्राणी, यहां पर आ गया प्राणी, क्या आएगा, प्राणी आएगा दोस्तों। और आगे पढ़ेंगे, मानसिक क्लेश की संभावना से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का उसे नहीं होता, क्या नहीं होता, हिम्मत नहीं होता, साहस नहीं होता या दुस्साहस नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या साहस हो जाएगा हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों, देखिए यहां से पढ़ेंगे, जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा इत्यादि का भय रहता है उन्हें ही अच्छी और कल्याणकारी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा दोस्तों, क्या स्तुति आएगा या अपमान आएगा या सम्मान आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर आएगा अपमान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, अपमान इत्यादि का भय रहता है, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है किस प्रकार से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 19, देखिए यहाँ पर, उन्हें अच्छी और कल्याणकारी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। रिक्त स्थान हानि देखते हुए भी कुछ का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए करते चलते हैं कि उनके त्याग से वे बुरे कहे जाएंगे, लोगों में उनका सम्मान न रह जाएगा, उसके लिए मान गलाने का कष्ट रिक्त स्थान से बढ़कर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है 4 में क्या आएगा, क्या यहाँ पर परोक्ष आएगा या भीषण आएगा या भयंकर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका परोक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, जो कि हमारे सेट का आज का अंतिम सवाल है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखेंगे कि उनके त्याग से वे बुरे कहे जाएं, लोगों में उनका सम्मान न रह जाएगा, उसके लिए मान गलानी का कष्ट शारीरिक रिक्त स्थान से बढ़कर होता है, क्या अंगों से बढ़कर होता है, अपराधों या शकों, और यहाँ पर एक ऑप्शन और नोट कर लीजिएगा, क्या कलेशों, क्या कलेशों, क्या कलेशों से बढ़कर होता है। तो देखेंगे उसके लिए मान गलानी का कष्ट शारीरिक, ऑप्शन नंबर डी यानी कि कलेशों से बढ़कर होता है, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों आप अपना स्कोर लिखना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए आपको, इसकी पीडीएफ चाहिए, तो दोस्तों आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। और दोस्तों अगर आपका किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं आप कल शाम 7 बजे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और बहुत अच्छे तरीके से इस प्रकार से ही पढ़ते रहना दोस्तों।